सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एमकेबी इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या थी। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ओवरऑल फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन क्या थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, फॉरेन ट्रेड की, जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन क्या थी। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है कि जब हमको आज़ादी मिली 1947 में, तो उस टाइम पर जो एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन थी वो कंडीशन क्या थी, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में वर्क हो रहा था, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी रन कर रही थी, और क्या क्या यहाँ पर ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या फीचर्स थे। जैसे कि हमको मालूम है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक हमारी कंट्री में रूलिंग करी। उसके बाद जब वो चले गए और हमको आज़ादी मिल गई, तो वो किस तरीके की इकोनॉमी हमको प्रोवाइड करके गए, तो उस इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी उसके बारे में बेसिकली हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज द ओवरऑल फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि अगर हम पूरी इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल फीचर्स की बात करें कि ओवरऑल फीचर्स क्या थे इंडियन इकोनॉमी के, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लाइक द फर्स्ट फीचर इज द स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक रुकी हुई इकोनॉमी, जहां पर किसी तरीके का कोई ग्रोथ देखने को ना मिले, या जो ग्रोथ हो वो बहुत स्लो हो, बहुत कम हो। लाइक यहाँ पर लिखा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ, जिसमें कि ग्रोथ या तो बिल्कुल भी ना हो या बहुत कम ग्रोथ हो। इस तरीके की इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाती है। लाइक एक वाइब्रेंट इकोनॉमी होती है। वाइब्रेंट इकोनॉमी मतलब जिसमें कि हमको ग्रोथ देखने को मिले, यानी कि जहां पर जो ग्रोथ प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा हो। बट स्टैग्नेंट मतलब रुक गया, रुका होना। कांस्टेंट इकोनॉमी जैसे हम बोल सकते हैं, जिसमें किसी तरीके का ग्रोथ हमको देखने को ना मिले। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और इन 1947 1948, इट वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जहां पर कि किसी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं था, और जो ग्रोथ था भी वो बहुत स्लो था। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो पर एनम अगर हम बात करें, जो जीडीपी ग्रोथ थी हमारी, वो 2% के आसपास थी। बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर नहीं था। तो जो फर्स्ट फीचर है दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सेकेंड फीचर की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड इकोनॉमी। अब एक हो गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जहां पर कि कोई ग्रोथ ना देखने को मिले। सेकंड है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी, जो कि बहुत पीछे हो अपनी जो, और अगर कंपेयर करें हम बाकी इकोनॉमी के साथ में, या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी विच हैज़ अ वेरी लो कैपिटल इनकम, जहां पर कैपिटल जो पर कैपिटल इनकम है, उस पर कैपिटल इनकम का जो बोल सकते हैं कि पर कैपिटल इनकम जो है वो बहुत लो हो। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक डेटा हमारे पास है कि इन 1947-48 द पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया वॉज 230 रुपीज़। तो 230 रुपीज़ जो हमारी कैपिटल इनकम थी, ये बहुत ज़्यादा कम थी इन 1947-48। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर इनकम लेवल बहुत कम होता है, बहुत लो होता है, उस तरीके की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ में कंपैरिजन करें अगर अपनी इकोनॉमी को, तो हम देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी? एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, राइट। थर्ड फीचर है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमको मालूम है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और जो सर्विस सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कहा भी जाता है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी बट अदर इकोनॉमी की भी क्या होती है? बैकबोन होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का अपना अलग ही एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड हैं, किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटीज वो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में करते हैं, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो या नॉन फार्मिंग से रिलेटेड हो। 1947-48 के आसपास भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो पूरी की पूरी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन थी, उस टोटल पॉपुलेशन का लगभग 72% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, दे वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए थे।
और वैसे भी कहा जाता है कि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही रीज़न है कि जो हमारी इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो क्या थी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर था वहाँ पर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस था। मोस्टली लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और बाकी सर्विस सेक्टर का उतना डेवलपमेंट इस टाइम तक हमारी इकोनॉमी में नहीं हुआ था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारी इकोनॉमी में उस टाइम पर। नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हिस्ट्री वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, खास करके जो हैंडीक्राफ्ट जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी वर्ल्ड में। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा गुड्स जो थी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, वो एक्सपोर्ट की जाती थी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, सिल्क प्रोडक्ट बनते थे हमारे यहाँ पर, सिल्क बहुत बेटर क्वालिटी का हमारे यहाँ पर हुआ करता था, और भी कई तरीके की गुड्स हम क्या करते थे, फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई, पहले स्टार्टिंग में सिर्फ ट्रेड वगैरह किया, धीरे धीरे रूलिंग जैसे उन्होंने कर दी, तो उन लोगों ने धीरे धीरे एक अलग तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू, आगे डिस्कस करेंगे उसको क्या है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उसके थ्रू धीरे धीरे जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को सिस्टमैटिकली क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। वो किस तरीके की पॉलिसी, अभी इंडस्ट्रियल वाला जब टॉपिक आएगा, फॉरेन ट्रेड आएगा, उसमें हम बात करेंगे। बट सिस्टमैटिकली क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे जितने भी जो इन तरीके की इंडस्ट्री में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, या जो अदर तरीके की जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उनमें जितने भी लोग उस समय पे लगे हुए थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा। और जो हम जाने चाहते थे वर्ल्ड में अपने ट्रेड को लेकर के, अपने इन गुड्स को लेकर के, वो 1947-48 तक पूरी तरीके से क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। मीन्स हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं अगर हम बात करें तो इस टाइम तक, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इसके बाद अगर बात करें तो हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंड थे। मोस्टली गुड्स हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं हमारी कंट्री में, किसी तरीके की गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। अब जब गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें नीड थी गुड्स की, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, हमको उन गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता था फॉरेन कंट्री से। तो हम मशीनें इंपोर्ट करते थे, अलग अलग मशीनें, या मशीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको हम इंपोर्ट करते थे। और यहाँ तक कि सो मैनी अदर कंज्यूमर गुड्स भी हम लोग इंपोर्ट करते थे। बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर गुड्स थी जो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि किसी भी तरीके की गुड्स का हमारे कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। और उसका रीज़न हमने देख लिया, जो ये सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके थ्रू हमारी कंट्री में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की मोस्टली चीज़ें जो थी हम क्या करते थे, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। अब क्योंकि कहा जाता है जो इंडिया है बेसिकली वो क्या है, वो एक कंट्री है, विलेजेस की कंट्री है, जहाँ पर गांव बहुत ज़्यादा हैं। मोस्टली लोग जो है वो गांव में रहते हैं। अब वो ऑल्दो कि धीरे धीरे हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो उसकी वजह से जो विलेजेस थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए हैं। बट अगर बात करें 1947 के आसपास, तो 14% पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ पर, अर्बन एरिया में रहा करती थी, जबकि बाकी 86% जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट सभी की सभी रूरल एरिया में ही रहा करती थी। तो जो अर्बनाइजेशन था हमारे यहाँ पर वो बहुत लिमिटेड था। मोस्टली पॉपुलेशन गांव में रहा करती थी, और उसका ही रीज़न है कि जो यहाँ पर ये हमने थर्ड पॉइंट देखा, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस या एग्रीकल्चर के डोमिनेंस इसीलिए था क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन गाँव में रहा करती थी, और गाँव में बेसिकली हमें मालूम है कि एग्रीकल्चर ही क्या होता है, मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का, लोग उसी में क्या होते हैं, मोस्टली इंगेज होते हैं। तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। उसके बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्सचर ऑफ द सोशलिस्टिक एंड द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो जो हम बेसिकली बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कुछ फीचर हमें सोशलिस्टिक इकोनॉमी के दिखते हैं और कुछ फीचर हमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के दिखते हैं। इट मीन्स अगर हम बात करें तो मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों का ही जहां पर मिक्सचर हो, कॉम्बिनेशन हो, या एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मिक्सचर हो, दैट इज
सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अब मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके की इकोनॉमी हमारी थी 1947 के अगर हम बात करें, और उस टाइम से अब तक हम केवल इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, और अभी भी हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड ही है, जहाँ पर सोशलिस्टिक और जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है दोनों के ही हमको फीचर्स मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे ओवरऑल फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के जो 1947-48 के टाइम पे हमको देखने को मिलते थे। तो क्या क्या चीज़ें थी? वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, जहां पर जो पर कैपिटल इनकम था वो बहुत लो था। डोमिनेंस था एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्योंकि ऑलमोस्ट 72% पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ब्लैक इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मींस की सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया था हमारी इकोनॉमी का। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। इसके अलावा लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, 14% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में और ऑलमोस्ट 86% जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया में रहती थी। और इसके अलावा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी यानी कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग चल रहे थे। तो दीज आर द सम बेसिक और ओवरऑल फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आई होप ये क्लियर हो गए हो आपको। ये इस तरीके से आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ये कीवर्ड्स बस आपको याद रखने, अगर ये कीवर्ड्स आपको याद रह गए तो उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन होता है कि इन वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को याद रखना। ये अगर आपको ध्यान में है तो इसके बाद कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट वीडियो का। हो सकता है वीडियोस थोड़ा लंबी बने, क्योंकि इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं फटाफट से इसको एक्सप्लेन करके बस ऐसे ही खाना पूर्ति करके निकल जाऊं। मैं चाहता हूं एटलीस्ट एक टॉपिक अगर मैं जो समझा रहा हूं उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबी बने कोई बात नहीं, आराम से देखिए। इतना टाइम वैसे भी आप लोग फेसबुक में और बाकी जगह वेस्ट कर ही देते हो, थोड़ा पढ़ाई के लिए निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो अगर लंबी हो भी जाए कोई बात नहीं, बट आप ध्यान से देखिए। एक बार इसको देख लोगे, ध्यान से समझ लोगे, तो फिर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।